एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन। तो डेवऑप्स सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको लिनक्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो सारी लैब्स होने वाली है ये मैं लिनक्स पे करने वाला हूँ और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में लिनक्स ही यूज़ किया जाता है डेवऑप्स के लिए। क्योंकि जो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारे पैकेजेस जो होते हैं वो लिनक्स में फ्री आते हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में लिनक्स यूज़ किया जाता है डेवऑप्स के लिए। तो इसीलिए आपको बेसिक्स कमांड मालूम होनी चाहिए लिनक्स में, जो कि हम डेवऑप्स में यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी बेसिक्स कमांड्स है, ये सारी कमांड्स मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम थोड़ा लिनक्स के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखो, 1964 में बेल लैबोरेटरी में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका नाम था न्यू जर्सी करके। ओके, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था न्यू जर्सी का। और उस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम के, वो सभी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। और उन्होंने 4 ईयर उस पर वर्क किया, पर वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1969 में वो प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर दिया। बट वहाँ पे टू ऐसे बंदे थे। एक थे वो डैनी रिची करके, और दूसरे थे वो केन थॉमसन। ओके, तो ये दोनों ने क्या किया, भाई हम ये प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ट्राई करेंगे कि इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये दोनों ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, और वर्क करने के बाद एक यूनिक्स नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई। ठीक है, और यूनिक्स का एक वर्जन था 1975 में, एक आया था V6 करके, यूनिक्स V6 करके, वो बहुत पॉपुलर हो चुका था। उसके बाद यूनिक्स मार्केट में आ गया, मतलब बहुत सारे कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे IBM थी, एप्पल हो गया, हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सोलर सन सोलर करके है, तो उन्होंने अपना एक एक यूनिक्स का यूज़ करके अपने खुद के वर्जन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारे लिनक्स टॉरवर्ड थे, इनको ये यूनिक्स लैंग्वेज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टडी करनी थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस है, क्या क्या कैरेक्टर यूज़ किए हैं, ये सारे इनको देखनी थी, उस पर स्टडी करनी थी। बट 1995 में क्या था कि ये जो वर्जन आपको चाहिए था, मतलब चाहिए होगा स्टडी के लिए या किसी भी रीज़न के लिए, इसके लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। ये फ्री नहीं था, यूनिक्स फ्री नहीं था। तो ये लिनक्स जो थे हमारे, इन्होंने मतलब ये सारे जो वर्जन्स थे इसके, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन्स आए थे, उसकी प्राइस भी बहुत थी। $5000 उस टाइम की, मतलब $5000 एक वर्जन आपको चाहिए तो एक वर्जन के आपको इतने डॉलर्स उनको देने पड़ेंगे 1995 में। तो ये एक स्टूडेंट के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये लिनक्स सर्वर थे उस टाइम, स्टूडेंट थे, तो इनके लिए मुमकिन नहीं था कि इतने पैसे देकर हम उसको खरीद ले सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक अमेरिका के एक प्रोफेसर है एंड्रयू टानवर्ड करके, तो उनकी जो मिनक्स नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी, तो उसका स्टडी किया लिनक्स ने। ठीक है, यूनिक्स का भी किया और मिनक्स का भी किया। तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टडी करके इन्होंने अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, उसका नाम था लिनक्स। अब लिनक्स को ऐसे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है। जब लिनक्स में हम एक GNU को ऐड करते हैं, ग्राफिक जो हमारा होता है उसको ऐड करते हैं, तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। बट लिनक्स एक्चुअली एक कर्नल है, या कभी भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जब भी आपको कोई आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको पूछेगा कि लिनक्स लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल है, तो बेसिक आप सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए कि कर्नल को। ठीक है, क्योंकि लिनक्स एक कर्नल है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको बोल सकते हो, बट लिनक्स एक्चुअली कर्नल है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई लिनक्स फॉरवर्ड ने, और वो फ्री कर दी सबके लिए। जैसे कि यूनिक्स को लेने के लिए आपको उसको पे करना पड़ता था, बट लिनक्स के लिए ऐसा नहीं है, लिनक्स सबके लिए उन्होंने फ्री कर दी। तो उसके बाद बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने लिनक्स लेना पसंद किया, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना पसंद किया, और उसके बाद ये पॉपुलर हो गई। ठीक है, तो हम भी डेवऑप्स में जो भी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो फ्री सोर्स, जो फ्री उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं उसको फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि लिनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज में लिनक्स का यूज़ किया जाता है, और बहुत सिक्योर भी है, उसके फ्यूचर भी बहुत अच्छे हैं। मैं अब ये डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा लिनक्स, क्योंकि क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं गिट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, गिट का लेक्चर बना रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि डेवऑप्स सीरीज में लिनक्स पढ़ाना ही बेटर रहेगा, बट जो भी मुझे लगता है कि छोटी छोटी कमांड्स आपको आनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स के लिए, तो ये मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं कि कौन सी कमांड्स है जो हमको लर्न करना चाहिए, सीखनी चाहिए, उस कमांड को हम अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं लिनक्स में, ये देखेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए लिनक्स में हम टू कमांड्स का यूज़ करते हैं, एक है कैट कमांड और दूसरी है हमारी टच कमांड। कैट कमांड का यूज़ करके हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फाइल
फाइल में जो एक्स्ट्रा डेटा चाहिए हमको वो भी डाल सकते हैं, बट फाइल का जो प्रीवियस डेटा हम फाइल में लिख के डाल देते हैं वो डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते। डेटा ऐड कर सकते हैं पर डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, टच कमांड का यूज करके हम इन्फिनिटी एम्प्टी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो टच कमांड का यूज होता है वो एक्चुअली टाइम स्टैम्प चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कमांड हम अभी वर्चुअल मशीन में जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैट ग्रेटर देन और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हम देते हैं फाइल1 और एंटर। यहाँ पे इसके बाद जब आप इंटर करोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ जय श्री राम। ये होने के बाद मैं सिंपली इंटर कर देता हूँ और कंट्रोल डी करके आपको इसको सेव करके एग्जिट करना है। ठीक है, जब आप इसको कंट्रोल डी करोगे तो ये सेव भी करेगा और एग्जिट भी करेगा। अब हमको क्या करना है, ये फाइल को देखना है कि भाई ये फाइल हमारी है, इस फाइल में क्या क्या लिखा है हमको ये देखना है। तो देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कैट और फाइल का नाम इंटर। सॉरी, मैंने वो फाइल का नाम फाइल दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये फाइल क्रिएट की थी फाइल1 से। जब आप फाइल क्रिएट कर रहे हो तो आपको ग्रेटर देन लगा देना है। ठीक है, एक ग्रेटर देन आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ही आपको फाइल का नाम देना है, जो भी आपको देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली वो इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी आपको लिखना है उधर। उसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल डी करके इसको सेव करना है। कंट्रोल डी करके सेव करने के बाद आप एलएस करके फाइल भी देख सकते हो, डायरेक्टली कैट करके फाइल का नाम देके आप उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको भी देख सकते हो। आप मुझे ऐसा करना कि आप जय श्री राम तो मैंने लिख दिया यार, मतलब अकेले तो श्री राम नहीं रहेंगे ना एक फाइल में, हमको हनुमान जी को भी वहाँ पे ऐड करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एट डबल ग्रेटर देन और फाइल का नाम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ जय, ठीक है, और फिर इंटर कंट्रोल डी। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने ये जय हनुमान वाला ये जो है ये टेक्स्ट था वो वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कैट फाइल1 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दो दिखेंगे। देखो अभी जय श्री राम भी दिख रहा है और जय हनुमान भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे आप कैट का यूज करके जो भी आपको कंटेंट लिखना है, जो भी आपको फाइल क्रिएट करनी है वो यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे सिनारियो ये आता है कि ये जो डबल ग्रेटर देन सिंबल आप यहाँ पे देते हो तो आप उसमें ऐड कर रहे हो, और जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उस सबसे पहले आपको एक ही देना है, और जब आप उसमें आपको कोई डेटा ऐड करना है तो आपको दो देने हैं। ठीक है, फाइल चेक करने के लिए सिर्फ आपको कैट और फाइल का नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एडिटर नहीं है। ये फाइल क्रिएट कर देता है बट ये एडिटर नहीं है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसमें डेटा ऐड कर सकता है बट मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप आपको कैट कमांड परफेक्टली समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए आप सिर्फ कंट्रोल एल दबा के इसको क्लियर कर सकते हो, नहीं तो CLERB लिख के क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हम टच कमांड का यूज करके देखते हैं। तो टच कमांड, अभी टच कमांड से फाइल क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ टच। ठीक है, और यहाँ पे मैं एम्प्टी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, फाइल2 करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप इन्फिनिटी फाइल बना सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, फाइल1 फाइल2 3 फाइल4 यहाँ पर डाल के आप एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एलएस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये सारी एम्प्टी फाइल्स है, क्या हो चुकी है, एम्प्टी फाइल क्रिएट हो चुकी है। बट अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि टच जो कमांड है इसका मेन पर्पस है टाइम स्टेप चेक करना। ओके, अब हमको क्या करना है कि मैंने अभी 2 3 4 फाइल्स मैंने टच कमांड का यूज करके क्रिएट की है। अभी उसका टाइम स्टैम्प आपको दिखा देता हूँ। तो स्टैम्प चेक करने के लिए आपको सिंपल डालना है स्टैट और फाइल का नाम। तो अब यहाँ पे देखो कि एक कब एक्सेस किया था, उसके बाद एक कब मॉडिफाई किया है, कब उसको चेंज किया है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अब मैं वैसे ही आपको फाइल1 का भी दिखा देता हूँ क्योंकि फाइल1 की और इसकी ये जो टाइम स्टैम्प है चेंज मतलब अलग रहेगी। बट मैं जब टच फाइल का यूज करके फाइल1 को ओपन करूंगा, मतलब इंटर करूंगा उसको, तब उसके बाद इसका भी टाइम स्टैक है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे आपको फाइल1 का भी दिखा देता हूँ स्टैक फाइल1। ओके, तो इसका देखो, इसका और इसका अलग है। यहाँ पे 10 13 दिखा रहा है और इसका दिखा रहा है 10 20 27, राइट। अब मैं जैसे टच का यूज करता हूँ यहाँ पे टच फाइल1। अब इसका स्टैट देखिए, अब इसका चेंज हो गया होगा। ये देखो अब इसका क्या हो गया है
चेंज हो गया है। मतलब एक्चुअली जो टच कमांड हम यूज़ करते हैं वो टाइम स्टैम्प को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आप जब भी कोई एक फ़ाइल ओपन कर रहे हो तो आपको उसका आप कब उसको ओपन कर रहे हो, उसमें आप कौन से डेट को ओपन कर रहे हो, आपने उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन किया है, ये सारा उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो इसके लिए हमको मैंडेटरी होता है टच कमांड यूज़ करना, ठीक है? तो टच कमांड का यूज़ करके हम फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि वो एम्प्टी होती है और उसी के साथ उसका टाइम स्टैम्प भी चेंज कर सकते हैं। आई होप ये 2 कमांड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड। जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है फाइल एडिटर। ओके, अब हमने क्या किया, फाइल क्रिएट किया और अब हम देखेंगे कि फाइल एडिटर कैसे, मतलब फाइल जो हमने क्रिएट की है उसमें हम कुछ डेटा ऐड कर सकते हैं कैट का यूज करके, बट उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें का सारा डेटा डिलीट नहीं कर सकते, उसमें कुछ अ, हमको चेंजेस चाहिए वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एडिट कमांड से, फाइल एडिट करने के लिए एडिटर कमांड से, ओके, जो कि एक है हम वी का यूज करके फाइल को एडिट कर सकते हैं और दूसरी जो है वो नैनो है, ठीक है। तो ये दो कमांड अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल एल करके। और ऑलरेडी मेरे पास 2 फाइल्स है, 4 फाइल्स है, मैं लेस करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मेरे पास अभी 4 फाइल्स है यहाँ पे, ओके। तो मैं मेरे फाइल 1 में डेटा है जो कि है जय श्री राम और जय हनुमान, ठीक है। तो मैं ये डेटा को अभी मॉडिफाई करता हूँ। तो मॉडिफाई करने के लिए सिंपली मुझको क्या करना है, वी और फाइल नेम, ओके। अब जब उसको वी के सामने फाइल नेम डाल के इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, बट आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, ये लिखेगा नहीं। आप कुछ भी टाइप करो यहाँ पे, ये लिखेगा नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो कीबोर्ड है वहाँ पे आई प्रेस करना पड़ेगा। जब आप आई प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंसर्ट आ गया, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ओके। तो अभी मैं जय हनुमान के यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, और मैं ये हटा भी सकता हूँ यहाँ से, ओके। मैं ये सारा डेटा हटा भी सकता हूँ बट मैं हटाऊंगा नहीं। यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं और कुछ ऐड कर देता हूँ, नहीं ठीक है, इंडिया ऐड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने इंडिया को ऐड कर दिया है अभी। अब ये ऐड होने के बाद इसको जो हम क्लोज करते हैं इसका तरीका अलग है, ओके। सिंपली आपको क्या करना है, एस्केप बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपली कॉलन लगा देना है और डब्ल्यू और क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे लिखिए डब्ल्यू और क्यू। इसका मीनिंग ये होता है, डब्ल्यू का मीनिंग होता है कि आप इसको सेव कर लो, और क्यू का मीनिंग होता है क्विट कर लो, सेव करके इसको बंद कर दो, ठीक है। अब ये जो मैंने मुझको जो डेटा ऐड करना था, कुछ भी एडिट करना था, वो मैंने कर लिया है वी का यूज करके। अब आपको क्या करना है कि इसको सिंपली कॉलन लगा देना है, डब्ल्यू क्यू लगा के इसको क्लोज कर देना है, मतलब इसको सेव करो और क्विट करो, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपली अब मैंने वी का यूज करके फाइल 1 को एडिट कर दिया है। अब मैं कैट का यूज करके आपको एक बार फाइल 1 ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। जय श्री राम मेरा, मैंने और जय हनुमान पहले लिखा था वहां पे, अब इंडिया भी लिखा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वी का यूज करके हमने फाइल 1 को कैसे एडिट करते हम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम नैनो कमांड का यूज करके फाइल 1 को फिर से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब मैं सिंपली नैनो देता हूँ यहाँ पे और फाइल 1, ठीक है। अब इसका जो तरीका ये अलग है नैनो का, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो एक्स लगेगा तो एग्जिट हो जाएगा, सेव करने के लिए अलग अलग, मतलब यहाँ पे सीने, ओके। तो सिंपली यहाँ पे आ जाओ नीचे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाउडोलॉजी, ठीक है। मैंने सिंपली चैनल का नाम लिख दिया है और सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ और प्लीज लाइक माय वीडियो। तो ये होने के बाद मैं अभी सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स, या आप हमारा डेटा सेव हो चुका है। कंट्रोल एक्स करने के बाद आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे एलएस करता हूँ कैट फाइल 1 और यहाँ पे आप देखो प्लीज लाइक माय वीडियो और क्लाउडोलॉजी, मैंने 2 ऐड किया था नैनो कमांड का यूज करके, ये दोनों भी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कोई आप रिमूव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, नैनो का यूज करके भी कर सकते हो, वी का यूज करके भी कर सकते हो, क्योंकि ये दो एडिटर्स है। यहाँ पे आप डेटा ऐड भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, डेटा डिलीट भी कर सकते हो, ओके। आई होप ये भी कमांड आपको सक्सेसफुली समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड। जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है चेंज डायरेक्टरी, जो सीडी कमांड होती है, उसका मीनिंग है चेंज डायरेक्टरी सीडी कमांड का। आप मान लीजिएगा आप एक डायरेक्टरी में हो, डायरेक्टरी 1 में आप बैठे हो और आपको डायरेक्टरी 1 से डायरेक्टरी 2 में जाना है, तो उसके लिए आपको सीडी कमांड का यूज करना पड़ता है। बट वो डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2 में होनी ज़रूरी है, ओके। नहीं तो आप डायरेक्टरी 1 में होगे और डायरेक्टरी 2 जो हो गया हमारी वो
हमारे रूट यूज़र में ही होगी और आप उसको एंट्री डायरेक्टली टू डाल के उसको इंटर करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चेंज डायरेक्टरी यानी कि सीडी कमांड का यूज़ करके यहाँ पर भी देखते हैं। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। मेरे पास अभी कोई डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के लिए आपको एम के डी आई आर का यूज़ करना है। एम के का मतलब होता है मेक और डी आई आर का मतलब होता है डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। ओके, मैं डायरेक्टरी वन बना देता हूँ, डायर वन, और एंटर। अब यहाँ पे मैं एल एस करता हूँ। एल एस करने से आपके पास जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी उसकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो मैं एल एस करके इंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी डायरेक्टरी वन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। और आप अभी सोचोगे कि फाइल वन को तो सेम कलर दिख रहा है, बट डायरेक्टरी वन को ऐसा क्यों, मतलब नीला नीला कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है, जो भी डायरेक्टरी होती है उसको अलग कलर होता है। ठीक है, तो मैं अभी चेंज डायरेक्टरी कर देता हूँ। अब मैं ऑलरेडी यूज़र ईसीटी यूज़र्स में हूँ, मुझे अभी डायरेक्टरी वन में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज़ करूँगा, यानी कि सीडी का यूज़ करके मैं डायरेक्टरी वन में जाऊँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ सीडी के बाद आपकी डायरेक्टरी का जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो मेरे डायरेक्टरी का नेम है डायरेक्टरी वन, तो मैं सिंपली वहाँ पे DR1 डाल के एंटर कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो, अब यहाँ पर देखो कि डायरेक्टरी वन आ चुका है। पहले मेरे ईसीटी यूज़र में था, ठीक है, ईसीटी यूज़र में था, अभी भी ईसीटी यूज़र में ही हूँ, बट डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं। ठीक है, अब मैं कहाँ पे हूँ, डायरेक्टरी के अंदर। अभी यहाँ पर मैं जो भी फाइल क्रिएट करूँगा, मैं आपको फाइल भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फाइल वन यहाँ पे आपको शो करेगी। ठीक है, डायरेक्टरी वन में शो करेगी वो सारी फाइल्स। ठीक है, ये फाइल्स कहाँ पे है, डायरेक्टरी वन में। अब मैं यहाँ से मुझे प्रीवियस यहाँ पे जाना है, उसके लिए भी कमांड है, बट हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब हमारी सीडी कमांड हो चुकी है, और मुझे आशा है कि आपको सीडी कमांड क्यों यूज़ करते हैं और किस क्या पर्पस होता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है प्रेजेंट डायरेक्टरी। अब देखिए कि आप अभी डायरेक्टरी वन में हो, ओके, बट आपको मालूम नहीं है यार कि इससे पहले कौन कौन सी डायरेक्टरी है, उसकी बात आपके पास नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम PWC का यूज़ करते हैं, PWD का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, नहीं तो आप इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोल सकते हो, ऐसा कोई सही नहीं है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसके टू लॉन्ग फॉर्म्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली PWD करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो आपको ये सारा पाथ दिख जाएगा कि भाई देखो कि सबसे पहले आप होम पे हो, होम के बाद एक ईसीटी यूज़र बना हुआ है, और ईसीटी यूज़र के अंडर एक डायरेक्टरी वन बनी हुई है। ओके, जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है उसको चेक करने के लिए आप PWD का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो फाइंडिंग लिस्टेड कंटेंट, मतलब जो मैं अभी एलएस करता था, लिस्ट आ जाती थी, राइट। ठीक है, तो उसी के साथ जो LS-A है, LS-AL है, ये भी कमांड्स यहाँ पे आ जाती है। तो ये सारी कमांड्स हम एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये सारा डिटेल्स बता देता हूँ। LS कमांड का यूज़ हम सिर्फ जो हमारे पास डायरेक्टरीज है, फाइल्स है, इसको शो करने के लिए करते हैं। जब हम LS का यूज़ करते हैं तो हमारे पास जितनी भी फाइल्स होती है, जितनी भी डायरेक्टरीज होती है, वो शो हो जाती है। बट हमारे पास जो हिडन फाइल्स होती है, हिडन डायरेक्टरीज होती है, वो एल का यूज़ करके शो नहीं करती। उसके लिए हमें LS-A कमांड यूज करनी होती है। ए का मतलब होता है ऑल। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। जब हम LS-ऑल करेंगे तो सारी की सारी जितनी भी हिडन फाइल्स है वो भी हमको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, LS-AL का मतलब होता है कि उसका जो परमिशंस होती है वो सारी फाइल्स और डायरेक्टरी की, उसी के साथ हमको ये फाइल देखनी है, उसकी परमिशन भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और वो फाइल भी शो हो जाएगी। हिडन फाइल होगी तो वो भी शो हो जाती है यहाँ पे। तो अब हम ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी डायरेक्टरी वन में हूँ, तो इससे बैक जाता हूँ। अभी मैं इसको LS करता हूँ, LS। ठीक है, अब LS करने के बाद जितने भी मेरे पास डायरेक्टरीज है और फाइल्स है आपको शो होगी। देखिए मेरे पास 4 फाइल्स है और एक डायरेक्टरी है, राइट। तो मुझे शो कर रहा है कि भाई आपके पास 4 फाइल्स है यहाँ पे और एक ही डायरेक्टरी है। बट यहाँ पे मुझे हिडन फाइल नहीं शो कर रही, मतलब जो भी मेरी पास अभी हिडन फाइल्स है यहाँ पे शो नहीं कर रही। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, LS। देख लीजिए कि ये जो जितनी भी फाइल्स है ये हिडन फाइल्स है, जो ये छोड़ के ये वाली और मेरी ये डायरेक्टरी वाली, जितने भी यहाँ पे फाइल्स है ये हिडन फाइल्स है।
ठीक है। अभी जिससे पीछे डॉट लगा हुआ है वो हिडन फाइल है और आप भी हिडन फाइल क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कोई सिनारो नहीं है। देखिए कैसा करना है, यहाँ पे सिंपली आपको सिंपली टच लिखना है, टच के बाद डॉट देना है। सिंपली आपको क्या करना है, डॉट देना है, फाइल के सबसे पहले आपको देना है डॉट, उसके बाद लिख सकते हो फाइल फाइल, ओके, और हिडन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उसको देखने का तरीका क्या है, मैं आपको सिंपली एलएस करके दिखा देता हूँ कि फाइल दिख रही है क्या। देखो यहाँ पे फाइल दिख रही है आपको, क्या फाइल का नाम है हमारे, फाइल फाइल, यहाँ पे शो नहीं कर रही क्योंकि वो हिडन है। हिडन फाइल का देखने का तरीका है ls-a, ठीक है। अब आपको फाइल दिखेगी, ये दिखिए यहाँ पे फाइल फाइल, ओके। तो आप आपको ये फाइल यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। हमारी ये दो कमांड्स हो गई। अब हम देखते हैं लिस्ट वाली लास्ट कमांड, उसका नाम है ls-al, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, हाइफन, ओके, ls-al। उसके बाद मैं एंट्री करूंगा तो उस यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसको परमिशन क्या क्या मिली है, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई। ये होती है परमिशन होती है, मैं भी थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यही इंपॉर्टेंट है। जो हम chmod कमांड यूज करने वाले वो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, ओके। तो ये मैं आगे आपको परफेक्ट वे में बताने वाला हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल वन वन को क्या परमिशन मिली हुई है, उसका यूजर क्या है, उसका ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे यूजर होता है, यहाँ पे ग्रुप होता है, ठीक है। वो कब क्रिएट की है, टाइम, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में दिखने को मिलता है। तो ये सारी कमांड्स हम यूज करके लिस्ट देख सकते हैं, हिडन फाइल देख सकते हैं और परमिशन भी देख सकते हैं। आई होप ये भी कमांड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। आपको कोई कमांड समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उसको अच्छी तरीके से फिर एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो मैं मेरा ईमेल आईडी भी डाल दे रहा हूँ अभी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे मुझे पिंग करके बता सकते हो कि प्रेम सिंह भाई मुझको ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, ये कमेंट कुछ समझ नहीं आ रही, मैं आपको गूगल मीट में मीटिंग लेके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड, रिमूविंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR, इसका सिंपल मतलब है रिमूव करो डायरेक्टरी को, रिमूव डायरेक्टरी, ओके। DIR का मतलब डायरेक्टरी होता है, रिमूव का मतलब रिमूव होता है, RM का मतलब रिमूव होता है। तो रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इस कमांड को लिख के आपको जो भी डायरेक्टरी को रिमूव करना है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे डाल के इंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिमूव डायरेक्टरी -p। अब रिमूव डायरेक्टरी -p का मतलब क्या है कि फाइल, ये जो डायरेक्टरी है ये हमारी पेरेंट है भाई, इसके अंदर भी बहुत सारी डायरेक्टरीज है, बट आपको क्या करना है, अंदर की डायरेक्टरी नहीं डिलीट करना है, फिर सिर्फ पेरेंट को ही डिलीट करना है। बट इनफॉर्चुनेटली पेरेंट डिलीट करने के बाद जो आपकी चाइल्ड भी होती है वो भी डिलीट हो जाती है, ओके। तो ये और ये जो कमांड्स है, दो कमांड RM-RP और RM-R, ये सेम कमांड्स है। ये क्या करती है, पेरेंट को भी डिलीट करती है और चाइल्ड को भी डिलीट करती है। उसमें कुछ भी डेटा हो तो उसको डिलीट नहीं करेगी, डेटा नहीं होगा तभी डिलीट करेगी, ठीक है। बट ये जो लास्ट वाली कमांड है RM-RF, ये कमांड आपका डेटा हो नहीं हो कुछ भी हो वहाँ पे सब उड़ा देती है, सब कुछ उड़ा देगी ये कमांड RM-RF, ठीक है। रिमूव रिमूव फोर्सफुली, ओके, रिमूव फोर्सफुली इसको माना जाता है, हाइफन रिमूव फोर्सफुली। एफ का मतलब होता है फोर्सफुली, यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे पेरेंट आया है, देखो पी का मतलब है पेरेंट, रिमूव पेरेंट, ओके, रिमूव पेरेंट, रिमूव फोर्सफुली। ये तो ये सारी कमांड्स मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। बट ये जो कमांड है RM-RF, ये ही कमांड हम यूज करेंगे जितने भी हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले, इसमें मैं ये की कमांड यूज करूंगा, RM-RF, ओके। तो ये सारी कमांड हम अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि सारी कमांड्स हमको एग्जीक्यूट करनी है, मैं सिर्फ आपको एक ही कमांड यूज करके दिखाऊंगा, RM-RF, क्योंकि हम यही यूज करने वाले। और यह कमांड बाकी के नहीं यूज की तो भी चलेगा क्योंकि ये डायरेक्टली फोर्सफुली सारा का सारा डेटा खत्म कर देता है वहाँ से। तो बेसिक आप यही कमांड यूज करें, मैं आपको प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ls करता हूँ। ls होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास 4 फाइल्स है और एक डायरेक्टरी है। तो मैं सिंपली डायरेक्टरी 1 को ही उड़ा देता हूँ। तो रिमूव करने के लिए हमको क्या करना है अभी, RM-RF, ठीक है, और डायरेक्टरी का नाम, अभी डायरेक्टरी 1 है मेरी। तो मैं सिंपली इसको कमांड दे के डायरेक्टरी का नाम दे के यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और फिर से आपको ls करके दिखा देता हूँ। तो डायरेक्टरी यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें कुछ भी डेटा हो उससे उसको फर्क नहीं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 2 फाइल्स वहाँ पे क्रिएट की थी, फाइल 1 और फाइल 2, आपको याद होगा तो आप, नहीं तो प्रीवियस फिर से लेक्चर के पीछे करके थी कि भाई वहाँ पे मैंने 2 फाइल्स क्रिएट की थी, फाइल 1 भी थी और फाइल 2 भी थी, ठीक है। पर उसने क्या किया, डायरेक्टली उसको उड़ा दिया, उसको कोई ज़रूरत नहीं भाई, ये हो या ना हो, मैं फोर्सफुल इसको डिलीट ही कर दूंगा, ठीक है। तो ये मजा है इस कमांड का। तो मैं फिर से एक फाइल
यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर देता हूँ mkdir। अब मैंने आपको बताया है कैसे क्रिएट करना है इसको और डायरेक्टरी को, ओके। और mkdir आप ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे डायरेक्टरी एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी, सिंपली आपको क्या करना है, डायरेक्टरी का नाम देके स्पेस लिख देना है, इंटर कर देना है। आप एलएस करो, डायरेक्टरी आपको सभी जो मैंने अभी क्रिएट की थी वो डायरेक्टरी आपको दिख जाएगी आपको, ठीक है। चलो अच्छी बात है यार। अब हम जो देखेंगे नेक्स्ट वाली है हमारी यम। देखो, यम कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है डेवऑप्स में। सारे के सारे पैकेजेस हम यम का ही यूज करके इंस्टॉल करते हैं, ओके। यम का ही इस्तेमाल करके सारे के सारे पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं। मैं इंस्टॉल बोल रहा हूँ, डाउनलोड नहीं बोल रहा। डाउनलोड और इंस्टॉल में फ़र्क है। जब आपके पीसी में, जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पैकेजेस डाउनलोड हो गए तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। पैकेजेस डाउनलोड नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब हम ये कमांड भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ यम इंस्टॉल httpd। http एक अपाची सर्वर है जिसको मुझे अभी मेरे इस पीसी में, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे मैं सिंपली इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, यम इंस्टॉल करके मुझे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसको इंस्टॉल कर दो। और ये सर्वर का नाम है, यहाँ पर आप गिट भी लिख सकते हो, शेप भी लिख सकते हो, एनसिबल लिख सकते हो, जेनकिन लिख सकते हो, जो चाहिए सॉफ्टवेयर आप लिख सकते हो। मैं सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, पैकेज, क्योंकि लिनक्स में सॉफ्टवेयर को हम पैकेज बोलते हैं। एक ध्यान में रखिए, लिनक्स में हम सॉफ्टवेयर को पैकेज बोलते हैं, ठीक है। ये हाइफन वाई मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि जब आप इसको इंटर करोगे कमांड डाल के तो आपके सामने एक बहुत सारी पॉपअप आ जाएंगी कि आपको इसको इंस्टॉल ही करना है, तो यस दबा दो, वाई दबा दो, यस दबा दो, वाई दबा दो। क्यों झंझट करना है यार, इतना सिंपली हाइफन वाई लगा दो, कोई पॉपअप नहीं आएगा। सिंपली मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो। लोडिंग पर यू नीड टू बी रूट, सॉरी। मैं ऑलरेडी यहाँ पे EC2 सुडो, अब मैं ये जो कमांड है एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था, मैं रूट यूज़र नहीं था। अब जब रूट यूज़र रहोगे तभी आप कुछ भी पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। रूट यूज़र होने के लिए आपको sudo su का यूज़ करना है। sudo su डालने के बाद आप उस रूट यूज़र बन जाते हो, ठीक है। अब मैं वो जो कमांड दिए थे मैंने ऊपर पे डाल देता हूँ। एक अपाची सर्वर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हाइफन वाई हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमको कुछ पॉपअप ना आए करके। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझे लगता है वर्क करने के लिए। तो ये बोल रहा है कि नथिंग टू डू, इट्स पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके सारा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड, ओके, इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मैं आपको और एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। गिट मैंने इंस्टॉल नहीं किया थी, गिट मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, देखो। तो ये गिट इंस्टॉल हो रहा है अभी। वैसे मैं गिट के लेक्चर नेक्स्ट, अभी मुझे लगता है कि ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं मेरे गिट के, मतलब रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। एक नेक्स्ट वीक के अंदर ही मैं दोनों के दोनों लेक्चर अपलोड कर देने वाला हूँ चैनल में, ठीक है। तो ऐसा मत मानिए कि मैंने गिट इंस्टॉल नहीं किया तो मैंने लेक्चर नहीं बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर ऑलरेडी डन है अपने, हाँ। तो ये कमांड का मज़ा आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। इसकी इंस्टॉलेशन की साइज़ देखिए, 44 MB, 44 MB थी। मुझे लगता है कि 2 या 3 सेकंड में हो चुका होगा डाउनलोड ये। यही तो मज़ा है यार लिनक्स यूज़ करने का। ये विंडोज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, बहुत बकवास बातें हैं ये सब कुछ। लिनक्स का मज़ा ही कुछ और है, 2 या 3 सेकंड में काम हो जाता है। 2 2 GB के सॉफ्टवेयर से आपको जो पैकेज होते हैं ये 1 या 2 मिनट में हो जाते हैं यहाँ पे डाउनलोड। मिनट भी नहीं लगते हैं, ऐसे मैं बहुत बोल चुका हूँ। ये 30 मिनट 30 सेकेंड्स बहुत हो चुके हैं इसको डाउनलोड करने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर स्मूथली इंस्टॉल हो जाते हैं, एक कमांड चलाओ डाउनलोड कर ले लो, ठीक है। तो यम कमांड भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड। तो इंस्टॉलिंग एम हो गया, यम आई थिंक ये 2 मैंने यहाँ पे कर लिया, सॉरी गाइस। सर्विस स्टेटस स्टार्ट स्टॉप अपडेट। तो यहाँ पे अब मैंने गिट इंस्टॉल किया है, हाँ, अपने यम का यूज़ करके मैंने अभी गिट इंस्टॉल किया है। अब मुझे क्या करना है कि गिट में जो सारी सर्विसेज है ये स्टॉप है या स्टार्ट है, कैसे पता करूँ मैं। इसके लिए कौन सी कमांड है, तो इसके लिए सर्विस कमांड है भाई। सर्विस और चेक कॉन्फिग, ओके, सी एच कॉन्फिग है इसको हम चेक भी बोलते हैं और सी एच कॉन्फिग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली सर्विस
यहाँ पे ऐसा लिखना है सर्विस। उसके बाद आपको पैकेज का नाम देना है जो हमने इंस्टॉल किया है। अभी मैंने गिट इंस्टॉल किया है तो मैं लिखूंगा सर्विस गिट स्टेटस, ठीक है। उसके बाद इसको स्टार्ट करने के लिए गिट ऑलरेडी स्टार्ट होता है, गिट लिनक्स का ये तो ऑलरेडी स्टार्ट रहेगा। गिट में उसकी हिस्ट्री में आपको सब कुछ बता दूंगा, गिट में जब स्टार्ट करूंगा तो उसकी हिस्ट्री में आपको सब कुछ बता देने वाला हूँ। कॉन्फ़िग का यूज पैकेज को ऑन करने के लिए किया जाता है और उसको ऑफ करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने गिट इंस्टॉल किया है यहाँ पे, तो गिट की जो सारी सर्विसेज है ऑलरेडी ऑन रहती है, बट उस सर्विसेज को मुझे स्टॉप करना है तो मैं उसको यहाँ पे स्टॉप भी कर सकता हूँ। या स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूँगा, सी एच कॉन्फ़िग लिखूंगा, वहाँ पे पैकेज का नाम लिखूंगा और उसके बाद ऑफ करके इंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो सारा मैंने जो पैकेज इंस्टॉल किया था वो स्टॉप रहेगा, ओके, वो स्टार्ट नहीं रहेगा, ऑन नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। तो हम ये सारी कमांड्स भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं सिंपली इसको करता हूँ कंट्रोल एल। मैं यहाँ पे अपाचे सर्वर जो मैंने इंस्टॉल किया है उसकी यहाँ पे देख लेता हूँ, httpd और स्टेटस। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि अपाचे सर्वर जो आपका है वो आपने इंस्टॉल किया है बट ये एक्टिव नहीं है भाई, ये इनएक्टिव है। तो मतलब डेड है, डेड का मतलब इनएक्टिव को माना जाता है यहाँ पे, ओके। तो हमको अभी क्या करना है, ये सर्वर को स्टार्ट करना है, ओके। तो मैं सिंपली स्टेटस की जगह स्टार्ट लिख देता हूँ और जब मैं इसको इंटर करूँगा तो ये इनएक्टिव की जगह एक्टिव हो जाएगा, देखिए। अभी ये क्या बोल रहा है कि रीडायरेक्ट टू द सर्वर, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, अभी मेरा सर्वर को स्टार्ट कर दिया है। मैं स्टेटस आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए एक्टिव था, मतलब इनएक्टिव था, अब क्या दिखा रहा है, रनिंग दिखा रहा है। यहाँ पे डेट दिखा रहा था, अब क्या है, एक्टिव है, मतलब ये क्या हो चुका है, रन हो चुका है, अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको अभी सी एच कॉन्फ़िग का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने एच टी टी पी जो हमारा सर्वर अपाचे जो सर्वर इंस्टॉल किया है, वो जब हमारा स्टार्ट रहेगा, मतलब जब हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो उसी टाइम वो भी क्या करेगा, स्टार्ट रहेगा, स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी एच कॉन्फ़िग कमांड का यूज़ करके उसको ऑन कर देते हैं। मतलब जब भी हमारी मशीन ऑन हो जाएगी तब वो क्या करेगा, ऑन रहेगा, ओके। तो सी एच कॉन्फ़िग एच टी पी डी ऑन, ठीक है। ये देखिए इसने एक फॉरवर्ड कर दिया और बोल रहा है कि आप जब भी आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी तब ये आपका ये जो रिक्वेस्ट है हमने फॉरवर्ड कर दी है ये इस बात पे, तो वो भी एच टी टी पी सर्विसेज क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑफ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है ऑफ और इंटर करना है। तो ये बोला कि डिसेबल्ड, यहाँ पे देख रहे हो डिसेबल्ड बोल रहा है, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा था, अनेबल्ड बोल रहा था कि आपकी जो सर्विसेज हमने अनेबल कर दी है, जब आपका वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगा सर्विसेज भी आने, मतलब सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी। बट अब मैंने क्या कर दिया कि सी एच कॉन्फ़िग लगा के ऑफ कर दिया, सर्विसेज मुझे स्टॉप नहीं करनी है, मैं कमांड डाल के स्टार्ट करने वाला उसको। तो मुझे अब जब मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको ऑफ ही रख देना आप। तो इसके लिए मैंने ये कमांड चलाई थी, सी एच कॉन्फ़िग एच टी पी डी ऑफ। तो ये इसने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, डिसेबल, ठीक है, डिसेबल कर दिया। मतलब जब भी मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट करूंगा मैं तो ये सर्विस ऑन नहीं रहेगी, मुझे यहाँ पे आके ये कमांड डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं इसको क्या करूंगा, स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है क्रिएट यूजर और ग्रुप। अब यूजर क्रिएट करने के लिए सिंपली कमांड आपको क्या करनी है, यहाँ पे ऐड यूजर। देखो कि यूजर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड यूजर कमांड का यूज करते हैं। सिंपल कमांड है, बहुत सिंपल कमांड है, बट इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कैट हाइफन सॉरी कैट स्लैश ई टी सी स्लैश पासवर्ड, नॉट पासवर्ड। पासवर्ड का स्पेलिंग अलग है, पासवर्ड का स्पेलिंग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये भी कमांड आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा अभी। उसी के साथ हम एक ग्रुप भी क्रिएट करेंगे और ग्रुप भी चेक करने के लिए हम कैट ई टी सी ग्रुप, बट ग्रुप के लिए हम ग्रुप का यूज करते हैं और बट यूजर के लिए हम पासवर्ड का यूज करते हैं। सेम कमांड है बट ऐड यूजर की जगह हम ग्रुप ऐड करेंगे, ये अलग है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे, रियल टाइम में वर्क करोगे तो आपको ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, लिनक्स में इतना कोई सीन नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका एक यूज़र, यहाँ पे मेरा जो यूज़र है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा अभी यूज़र कौन है। सारे यूज़र्स हैं मेरे, अपाची है, ई सी टू यूज़र है। तो यहाँ पर एक आप देख लीजिए कि प्रेम यूज़र यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेम यूज़र नहीं है तो मैं एक प्रेम नाम का एक यूज़र बना देता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड यूज़र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र ऐड करने के लिए ऐड यूज़र कमांड है, और इसके बाद हम नाम देते हैं मेरा प्रेम, ठीक है। और फिर से वो कमांड डालते हैं जो कि हम चेक करेंगे। अभी मैं इसको एलएस करता हूँ,
कि आप कंफ्यूज हो जाओगे इतना सारा देख के। देख लीजिए प्रेम यूजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, आप इस यूजर में भी जाके सारा वर्क कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, इसकी परमिशन भी आप चेंज कर सकते हो सी एच मोड का यूज करके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यूजर तो मेरा ऐड हो गया भाई, अब मुझे क्या करना है, ग्रुप भी ऐड कर लेना है। तो मैं इसको सिंपली क्लियर कर लेता हूँ। ग्रुप ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ग्रुप दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप हमारे यहाँ पे हैं। तो कैट स्लैश etc स्लैश हमारा ग्रुप GROP ग्रुप। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं, इतने सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लाउडोलॉजी करके एक ग्रुप बनाऊंगा, मेरे चैनल का एक ग्रुप बनाऊंगा। तो मैं सिंपली इसको क्लियर कर लेता हूँ। और ग्रुप ऐड करने के लिए हमको क्या कमांड है, GROUP। तो मेरा एक नया ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ पे क्लाउडोलॉजी करके, वो लास्ट में दिखेगा आपको, ये देखिए क्लाउडोलॉजी। ठीक है, ये मेरा यूजर बन चुका है और एक मेरा एक ग्रुप बन चुका है। तो इस तरीके से आप ये दो कमांड यूज करके नया ग्रुप भी बना सकते हो, नए यूजर भी बना सकते हो। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि जब भी नया यूजर आता है और एक अलग ग्रुप, अभी डेवलपर्स ग्रुप है हमारा, तो वो बोलेंगे ये बंदा डेवलपर है तो आप उसको डेवलपर ग्रुप में डाल दो। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है कि ग्रुप बनाने पड़ते हैं, उसी के साथ यूजर भी क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आई होप कि ये भी कमांड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड कौन सी है। अब देखिए कि ये डाउनलोड पैकेज यूजिंग यूआरएल। ओके, मतलब ये जो wget जो कमांड दिख रही है आपको, ये कमांड का यूज करके हम डायरेक्टली पैकेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पैकेज हमारे मशीन लोड नहीं है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम wget का यूज करते हैं। तो ये कमांड सिंपली आपको क्या करने में यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको wget लिख देना है और आपको जो भी पैकेज चाहिए उसका यूआरएल सिर्फ आपको यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद इंटर करो, वो पैकेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब फिलहाल के लिए मैं इस कमांड को परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो हमारी उसको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट कमांड जो है वो इको है। इको का एक्चुअली यूज हम मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक बंदा यूके में वर्क कर रहा है और एक बंदा इंडिया में वर्क कर रहा है। जब यूके वाला बंदा अपना वर्क कंप्लीट करके बाहर जाएगा तो मतलब उस वर्चुअल मशीन से क्या करेगा, एग्जिट करेगा, तो वहाँ पे वो इको से एक मैसेज लिख देगा कि जब भी बंदा ये टर्मिनल ओपन किए करेगा तो उसको एक मैसेज शो हो जाएगा कि ऐसा ऐसा मैंने यहाँ पे वर्क किया है और ये वर्क तुझे करना है वो तू कर ले करके। ठीक है, तो मैं सिंपली इको भी यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ और एक मैसेज में यहाँ पे डाल देता हूँ, जय श्री राम लिख देता हूँ। शो कर रहा है जय श्री राम। ये मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं इको का। एक बात ध्यान में रखिए, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, इको से डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हमारी लास्ट कमांड है ch मोड एंड चेंज ओनर। ओके, चेंज मोड एंड चेंज ओनर में आपको मैं सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ। चेंज मोड का मतलब होता है उसके परमिशन चेंज कर दो, चेंज ओनर का मतलब होता है ओनर ही चेंज कर दो। ठीक है, सी एच मोड का मतलब यूज हम कब करते हैं, जब एक स्पेसिफिक यूजर है, एक स्पेसिफिक यूजर को अब एक परमिशन दी गई है कि रीड राइट एग्जीक्यूट, तीन परमिशन होती है, थ्री परमिशन होती है। एक स्पेसिफिक यूजर है प्रेम नाम का, उसको अभी परमिशन है रीड राइट और एग्जीक्यूट, तीनों परमिशन है। बट इन फ्यूचर में मुझे क्या करना है, इस बंदे को सिर्फ रीड की परमिशन देनी है। तो मैं क्या करूंगा कि उसकी जो राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है वो मतलब कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सी एच मोड कमांड यूज करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि थ्री ये होती है परमिशन होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड को 4 मार्क्स होते हैं, राइट को 2 मार्क्स होते हैं और एग्जीक्यूट को 1 मार्क होता है। टोटल कुल मिला के उसका होता है 7। इसी तरह से उसको हम मॉडिफाई करते हैं हमारे लिनक्स में, एक्चुअली मतलब परमिशंस मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ls-al, मैंने एक कमांड आपको बताई है कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, परमिशन चेक करने के लिए। तो ये इसको मैं इंटर कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डी का मतलब ये डायरेक्टरी है। ओके, ये स्टार्ट डी दिख रहा है ना, इसका मतलब है डायरेक्टरी है। और ये फाइल के यहाँ पे दिख रहा है, ये भी डायरेक्टरी है, राइट। बट ये फाइल आप देख रहे हो, फाइल देखो, ये फाइल देख रहे हो, यहाँ पे आपको डी नहीं दिख रहा स्टार्टिंग में क्योंकि डायरेक्टरी नहीं, ये फाइल है। तो डी की जगह इसको क्या कर रहा है, ब्लैंक कर दिया है। मतलब आपको पता चला कि जिस जगह पे कुछ वैल्यू नहीं है उसको क्या क्या करता है, ब्लैंक कर देता है। क्या कर देता है ये, ब्लैंक कर देता है। ओके,
तो अब यहाँ पे देखिए कि एक मेरा एक डायरेक्टरी है मेरी ये वाली, तो इसको क्या परमिशन मिली है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड ब्लैंक एग्जीक्यूट। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, 7 7 और 7 7 रहेगी ये, और ए वाली जो रहेगी ये 5 रहेगी। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 वैल्यू रहेगी। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ सबसे पहले कैसे चेक करते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो डायरेक्टरी वन है ना, डायरेक्टरी वन, इसकी मुझे परमिशन चेंज करनी है। अभी इसको परमिशन क्या है, रीड राइट और एग्जीक्यूट थी। फर्स्ट फर्स्ट इसमें क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट है, रीड राइट एग्जीक्यूट है, और लास्ट में क्या है, रीड और एग्जीक्यूट। राइट, सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी ये जो मेरा डायरेक्टरी वन है इसकी जो परमिशन है ना, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्टरी टू की चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ chmod। ठीक है, और 7 7 7, क्योंकि मुझे सारी परमिशन इसको दे दी है, रीड राइट एग्जीक्यूट सारी डायरेक्टरी टू को परमिशन देनी है, जैसे कि मैंने डायरेक्टरी वन को दिया ऑलरेडी, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं डायरेक्टरी टू का नाम देता हूँ डायरेक्टरी टू, और जब अब मैं डायरेक्टरी टू को यहाँ पे इंटर कर दूंगा तो इसकी जो ये परमिशन है, यहाँ पे क्या पर एक बार देख लीजिए क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट नहीं है, रीड राइट परमिशन है इसको, और लास्ट में रीड राइट की परमिशन है और एग्जीक्यूट है। ठीक है, तो अब मैं इसको एल एस सारी परमिशन मिल चुकी होगी। देखिए, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। अभी डायरेक्टरी टू भी ग्रीन दिख रहा है आपको। अब मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। देखिए, पहली जो परमिशन थी वो कर देता हुआ यहाँ पे, फाइव था ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं, एल एस हाइफन, पहले जैसा हो गया अभी। ठीक है, पहले क्या उसकी परमिशन थी, 5 थी, क्योंकि उसको लास्ट में ये परमिशन नहीं थी, क्या, रीड की परमिशन नहीं थी उसको, सॉरी राइट की परमिशन नहीं थी, उसमें कुछ हम नहीं कर सकते, ये परमिशन नहीं थी। बट अब हम ये यहाँ पर मैंने जो सब प्रीवियस था ना उसको वैसा कर दिया। पहले क्या किया था, मैंने उसको सारी परमिशन दे दी थी, अब मैंने उसको पहले जैसा था उसको वैसे ही कर दिया। अभी डायरेक्टली वन को भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेम, डायरेक्टली वन को अब यहाँ पे दिखेगी, देखो आपको सेम दिखेगी उसी तरह। अब उसका ग्रीन भी चला गया। ठीक है, इसकी परमिशन यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, तो ये सी एच मोड कमांड बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे लिए डिओप्स में, क्योंकि इसी से हम मतलब क्लाइंट्स को सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे, परमिशंस प्रोवाइड करेंगे पर स्पेसिफिक फोल्डर और डायरेक्ट। हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, यहाँ पे फोल्डर हम नहीं बोलते, विंडोज़ में जैसे हम फोल्डर बोलते हैं ना, यहाँ पे फोल्डर की जगह डायरेक्टरीज होती है। ओके, एक बात आप ध्यान में रखिए। तो जैसे हम यूज़र को ये सारी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हमको सी एच मोड का यूज़ करना पड़ता है। अब हमारी लास्ट कमांड जो है वो सी एच ऑन है, मतलब चेंज ओनर में, इसको क्लियर कर लेता हूँ, और हाँ, एल एस। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इस ये जो डायरेक्टिव वन का ओनर है ना, ये चेंज करना है। अभी ई सी टू यूज़र हाइफन इसका, ई सी टू हाइफन यूज़र इसका ओनर है। ओके, तो अब इसको चेंज करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सी एच ओनर, सी एच ओन का मतलब है ना सी एच चेंज ओनर। ठीक है, और डायरेक्टरी टू का ओनर है, वन का मैं इसको नाम देता हूँ। डायरेक्टरी वन का जो ओनर है उस ओनर को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो चेंज करने के लिए मैं ये कमांड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, फिर भी क्यों नहीं शो कर रहा। ये मैं कैपिटल पी डाल के देखता हूँ यहाँ पे, अब हो चुका है। एक बात समझ में आपको आ गई ये देखने से, यहाँ पे देखो ये बहुत केस सेंसिटिव है। आपके पास यूजर होगा तभी ये मतलब यूजर बनाएगा इसको, आपके पास यूजर नहीं हो और आप ये कमांड चला रहे हो, नहीं एग्जीक्यूट होगी भाई। मेरे पास यूजर है, बट एक्चुअली क्या हो गया था, मैंने पी कैपिटल डाल दिया था यूजर क्रिएट करते टाइम, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल की पी डालने से मुझे ये एरर आ गया, मतलब इनवैलिड है, यूजर नहीं है। जैसे मैं कैपिटल डाल देता हूँ तो ये आ गया अभी ठीक से। मेरा यूज़र चेंज हो गया होगा, ये देखो, ये यूज़र लिस्ट है हमारी, ये जो है ना ये यूज़र लिस्ट है, ये हमारा यूज़र चेंज हो चुका है। और ये ग्रुप लिस्ट है, ग्रुप भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मेरा यूज़र प्रेम आ चुका है। तो सी एच मोड कमांड का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि मोड चेंज करते हैं डायरेक्ट फाइल के, डायरेक्टरीज के, और सी एच ओन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ओनर चेंज करते हैं। आई होप आपको सारी लिनक्स की कमांड समझ में आ चुकी होगी।
लिनक्स में बनाओ जो तो बहुत सारी वीडियोस भी बन सकते हैं, पूरे के 1 घंटे के वो 10 लेक्चर्स भी यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। बट जितने आपको डेवऑप्स के लिए चाहिए उतने ही मैंने यहाँ पे आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में मैं गिट पे बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आपको ये इसमें से कोई कमांड समझ में नहीं आ गई तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, मैं मेल आईडी भी दे रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे आप बता सकते हो और मैं आपको गूगल मीट पे सारी कमांड्स आपको बता दूंगा, आपको कोई इश्यू हो तो। और यही आपसे बात कहनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गिट का ऑलरेडी लेक्चर्स डन हो चुका है, पूरा रिकॉर्डिंग भी बन क्रिएट कर चुका हूँ मैं उसका, तो मैं कुछ ही दिनों में 4-5 दिन में गिट का भी दोनों के दोनों लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया भरत भव्य है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में खिलाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। ऊंचे ऊंचे लोग मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं न घर का न घाट का। सोने सा था तन मेरा, अवैध मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नील रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा मैं निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों से होके बुकई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख चाणक्य उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है।